नमस्कार। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर कृष्ण कुमार। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर सोमनाथ सचदेवा। डॉक्टर सोमनाथ सचदेवा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के कुलपति हैं। आइए करते हैं एक मुलाकात। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, हम अपनी बातों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के बारे में हम आपसे आपकी नज़र से जानना चाहते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते ही हैं, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा का सबसे बड़ा और सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1957 में हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति जी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनके करकमलों द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। और उस समय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय एक संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में बना था। और आज हमारे पास लगभग 200 से ज़्यादा हम एकेडमिक प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं। संस्कृत के अलावा हमारे पास 49 डिपार्टमेंट्स हैं। और अभी भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा का सबसे बड़ा और सबसे पुराना विश्वविद्यालय बना हुआ है। डॉक्टर साहब, आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है पूरा देश। पूरे देश में उल्लास है, खुशी है, उत्साह है। हर घर तिरंगा अभियान कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय किस रूप में मना रहा है? आज़ादी का अमृत महोत्सव जैसा कि पिछले लगभग 75 वीक्स से हम लोग मना रहे हैं और उसके तहत विभिन्न कार्यक्रम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने किए हैं। हमने शुरू में सोचा था कि प्रमुख रूप से हम 75 कार्यक्रम इसके अंदर लेंगे, परंतु आज के दिन मैं देखता हूँ तो हम 75 से भी कहीं ज़्यादा कार्यक्रम अभी तक कर चुके हैं। और अभी इसी के तहत जो हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, इसके अंदर भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय बढ़ चढ़कर इसमें अपनी सहभागिता कर रहा है। अभी हाल ही में हमने एक साइकिल रैली का आयोजन किया है इसके अंदर, और हमारे बच्चों ने एक तिरंगा यात्रा निकाली है। और आज सुबह ही इसमें एक नुक्कड़ नाटिका का भी प्रदर्शन किया गया है। और हमारे सभी जो विश्वविद्यालय के हमारे साथी हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग से, सभी में इसमें बहुत जोश है। और 13 से 15 अगस्त के बीच में सभी अपने अपने घरों में बहुत जोश के साथ तिरंगा लहराने और फहराने जा रहे हैं। सर, आप एक जाने माने शिक्षाविद हैं और आज़ादी के बाद इन 75 वर्षों में मैं उच्च शिक्षा की बात करूं तो इसके विकास के बारे में क्या और किस नज़र से देखते हैं? देखिए, उच्च शिक्षा में पिछले 75 सालों के अंदर बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। जहां शुरुआत में हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के नाम पे केवल कुछ एक संस्थान थे, आज हमारे पास लगभग 1000 के करीब पूरे देश के अंदर हमारे पास विश्वविद्यालय हैं। और बहुत बड़ी संख्या के अंदर हमारे पास एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। और बहुत बड़ी संख्या के अंदर हमारे युवा जो उच्च शिक्षा के अंदर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा इसके अंदर विकास हुआ है। हम देखते हैं कि अभी भी हमारे पास लगभग हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है वो 28% के करीब है। और अभी हाल ही में इसके अंदर जो हम कह सकते हैं एक आमूलचूल परिवर्तन जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से किया जा रहा है, जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो 1986 के अंदर पीछे हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसके बाद अभी जो इंटरवेंशन हमारा 2020 के अंदर हुआ है, इसमें जो एक बहुअपेक्षित जो चेंजेस होने चाहिए थे हमारी उच्च शिक्षा के अंदर, वो सभी होने जा रहे हैं। और इन सभी चेंजेस को अभी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय भी लागू करने जा रहा है। और बहुत सारे परिवर्तन इसमें आप देखेंगे जो कि हमारे युवाओं के लिए, हमारे शिक्षकों के लिए आने वाले समय के अंदर इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं। सर, एक वैज्ञानिक, एक शिक्षाविद और एक विद्यार्थी के लिए आज़ादी के मायने क्या हैं? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जिस समय हम आज़ाद हुए तो उस समय इसके मायने थे कि अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्ति, हम एक स्वतंत्र भारत के अंदर स्वतंत्र रूप से हम अपना जीवन यापन कर पाएँ। तो हमारे वीरों, हमारे महापुरुषों के बलिदान और त्याग की बदौलत हमें वो दिन देखने को मिला। और आज़ादी के बाद अभी समय समय पर हमारे मायने जो हैं वो तो हैं ही जो उस समय थे, उसके साथ साथ उसमें परिवर्तन भी होता रहता है।
तो आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो एक वैज्ञानिक, एक शिक्षक के रूप में हम लोग ये चाहते हैं कि जो एक फ्रीडम रहती है काम करने की, कि साइंटिस्ट क्या चाहता है कि मैं जिस विषय पे रिसर्च करना चाहता हूँ मुझे उसकी फ्रीडम हो। इसी तरह से एक शिक्षक क्या चाहता है कि मेरे को एकेडमिक रूप से पूर्णतः मैं स्वतंत्र रहूँ। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कहते हुए कि ओवर द ईयर्स हमने ना केवल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जगह दी, हमने एक्चुअल में ग्राउंड पर भी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत कुछ किया है और काफ़ी हद तक हम इसमें सफल भी रहे हैं। और मैं इसमें बहुत ही संतुष्टि के साथ कह सकता हूँ कि अभी हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसे हम इस एकेडमिक सत्र से लागू करने जा रहे हैं अपने विश्वविद्यालय के अंदर, इसको लागू करने के बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर हमारी जो ये फ्रीडम थी उसके अंदर और भी बढ़ोतरी होने जा रही है। ये पूरी की पूरी शिक्षा नीति जो है ये शिक्षक और विद्यार्थी केंद्रित है, छात्र और विद्यार्थी के हितों को ध्यान में रखते हुए और शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस पूरी शिक्षा नीति को बनाया गया। और एक बहुत ही आप देखेंगे कि समाज के अंदर इसके द्वारा परिवर्तन आने जा रहा है। सर, शिक्षा के अलावा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ऐसे सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रम भी संचालित करता रहता है जिसका समाज के ऊपर व्यापक असर पड़ा है। वो कौन से कार्यक्रम हैं जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय संचालित करता है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारे आउटरीच प्रोग्राम्स हैं, वो आउटरीच प्रोग्राम्स हमारे जो शैक्षणिक कार्यक्रम हैं उनसे आप ये कह सकते हो कि किसी भी तरह से पीछे नहीं हैं। बहुत बढ़ चढ़ कर हमारे इसमें जितने भी साथी हैं, हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं और हमारे स्टूडेंट्स हैं, इसमें समय समय पर उसमें सहभागिता करते हैं, चाहे तो वो एनसीसी के माध्यम से हो, चाहे वो एनएसएस के माध्यम से हो, चाहे हमारे जो यूथ रेड क्रॉस वॉलंटियर्स हैं उनके माध्यम से करें। अभी हाल ही के अंदर हमने अपने आसपास के 6 गांवों को अडॉप्ट किया हुआ है। तो उन 6 गांवों के अंदर उनमें से एक गांव के अंदर तो हमारा जो टेलरिंग एंड एम्ब्रॉयडरी जो सिलाई कढ़ाई केंद्र है बहुत समय से चल रहा है। लगभग 1000 से ज़्यादा महिलाओं को हम इसमें स्किलिंग का प्रशिक्षण दे चुके हैं। अभी हाल ही में लगभग पिछले 1.5 साल में 100 से ज़्यादा महिलाओं को इसमें हमने प्रशिक्षित करने के बाद उनको आत्मनिर्भर बनाया। आज मैं कह सकता हूँ कि वो 5000 से 10,000 रुपये तक की इनकम अपने लेवल पर जनरेट कर रही हैं हमारे इस छोटे से प्रयास से। और अभी इन्हीं 6 के 6 गाँवों के अंदर हम लोग अगले 10-15 दिन के अंदर वहाँ के यूथ को कंप्यूटर के फील्ड में स्किलिंग देने के लिए भी वहाँ पर कंप्यूटर सेंटर सेटअप करने जा रहे हैं। तो इस तरह के और भी बहुत सारे प्रयास हैं जो कि हम समय समय पर करते रहे हैं। सर, आज का समय सूचना क्रांति का युग है और ऐसे में जो क्रियाकलाप हैं, आर्थिक क्रियाकलाप हैं या व्यापार है या यहाँ तक कहें कि आपसी मेलजोल है, वो इंटरनेट के माध्यम से होने लगा है। ऐसे क्षेत्र आपने कौन से चिन्हित किए हैं, ऐसे नए कोर्स जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी शुरू करने जा रहा है या शुरू कर चुका है? जी सर। हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी है। हमारे पास यहाँ पर साइंसेस, सोशल साइंसेस, इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़, इस तरह के बहुत सारे विषयों के अंदर हम लोग इसमें अपने विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो अभी आजकल के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो जो हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 के जो फील्ड हैं तो उसके अंदर हम लोग इस तरह के विषय जिसमें साइबर सिक्योरिटी भी है, जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग भी है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसमें मशीन लर्निंग है, जिसके अंदर डेटा एनालिटिक्स है, तो इन विषयों पर हम इसी एकेडमिक सत्र से कम्प्लीटली ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। और इसके अलावा हमारे को यूजीसी ने 4 क्षेत्रों के अंदर कंप्लीट ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम शुरू करने के लिए भी मान्यता दी है, जिसके अंदर बीए, बीकॉम, एमकॉम और एमए मास कम्युनिकेशन इसी सत्र से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। उनको भी ये कम्प्लीटली ऑनलाइन होगा और इन प्रोग्राम्स को हम लोग अपने जो फिजिकल प्रोग्राम्स ऑलरेडी चल रहे हैं उनके साथ भी कोर्सेज को इंटीग्रेट कर रहे हैं। इंटीग्रेट करने का मतलब ये है कि जो बच्चा फिजिकल पढ़ रहा है अप टू 40% तक वो जो इस तरह के ऑनलाइन प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, चाहे वो हमारे विश्वविद्यालय के हैं, चाहे वो स्वम जैसे पोर्टल्स के ऊपर उपलब्ध हैं, चाहे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के हैं,
उनको भी वो ऑप्ट कर पाएगा। तो ये इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी जो है हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके तहत हम सब लोग इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा हमने लास्ट ईयर हमारा विश्वविद्यालय उन 2 विश्वविद्यालयों में से एक है जिनको AICTE ने एमटेक डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर एक PG प्रोग्राम शुरू करने की परमिशन दी थी, वो हम लास्ट ईयर से कर चुके हैं। इसी तरह से हमने BBA जो प्रोग्राम है लास्ट ईयर विद मल्टीपल एंट्री एग्जिट हमने उस प्रोग्राम को भी शुरू किया है। तो हम देखेंगे कि ये जो प्रोग्राम है, आपको ऑनलाइन प्रोग्राम्स की बात कर रहा हूँ, इनकी विशेषता ये है कि ये सभी प्रोग्राम विद जीरो कॉस्ट टू द यूनिवर्सिटी, यानी कि ना केवल हम इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं एक नए एरियाज़ के अंदर यूनिवर्सिटी के, हम अपने युवाओं को एक लेटेस्ट फील्ड की जानकारी देंगे, शिक्षा देंगे, परंतु इसके साथ साथ हमारी यूनिवर्सिटी का रेवेन्यू जनरेशन भी होगा। सर, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को लेकर आपका विज़न क्या है और आज से 25 वर्ष बाद इस विश्वविद्यालय को आप किस रूप में देखते हैं? डॉक्टर साहब, अगर आप देखें तो विजन हमारी यूनिवर्सिटी का इधर हमारे सामने भी है, बी ग्लोबली एक्नॉलेज्ड एज डिस्टिंग्विश्ड सेंटर ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस, यानी कि हम शिक्षा के क्षेत्र में पूरे विश्व के अंदर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में हमारी पहचान हो, ऐसा हमारा विजन है। तो आप देखेंगे कि इस विजन को प्राप्त करने के लिए, आपने मेरे से 25 साल की बात पूछी है, तो हमारे को कुछ एक गोल्स बनाकर, कुछ एक स्टेप्स के माध्यम से हमें ये अचीव करना होगा। तो यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात तो आती है कि टीचिंग और लर्निंग। तो टीचिंग और लर्निंग में जितनी भी लेटेस्ट टेक्निक्स हो सकती हैं, चाहे तो वो हमारी जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड टेक्निक्स हैं, उनको हम समय समय पर अडॉप्ट करते हैं। अभी जैसे कोरोना काल के अंदर भी हमने सारा ऑनलाइन एजुकेशन पे शिफ्ट किया, एग्जामिनेशन को भी ऑनलाइन पे शिफ्ट किया। टीचिंग लर्निंग के अलावा दूसरा ये रहता है कि हमारा रिसर्च आउटपुट कैसा है। तो समय के साथ रिसर्च के फील्ड में बहुत सारी चेंजेस होती हैं, बहुत सारे नए जर्नल्स, नई तरह की इंडेक्सिंग आ जाती है, तो उसके अनुरूप हम अपने आप को ढालने का काम भी कर रहे हैं। अभी स्पेशली रिसर्च के फील्ड में हमने कुछ एक इनिशिएटिव्स लिए हैं। जैसे लगभग 1.5 साल पहले तक यूनिवर्सिटी के पास पेटेंट्स को लेकर कुछ ऐसा वर्थ वाइल बताने लायक बहुत कुछ नहीं था। तो हमने हमारे ही एक एलुमनस हैं यूनिवर्सिटी के, उनको हमने ऑनरेरी प्रोफेसर अपॉइंट किए यहाँ पर, ऑनरेरी प्रोफेसर इन द फील्ड ऑफ पेटेंट्स एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। और आप देखिए कि पिछले 3 महीने के अंदर ही, 3 से 4 महीने के अंदर ही एक इस तरह का जो आर्ट है कि आपने पेटेंट को फाइल कैसे करना है, उसको हमने फैसिलिटेट किया उनके माध्यम से। और इस पे जितनी भी कॉस्टिंग आती है वो यूनिवर्सिटी बेयर कर रही है, वो फैकल्टी मेंबर या हमारे रिसर्च स्कॉलर्स को उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है। तो पिछले 3-4 महीने के अंदर ही यूनिवर्सिटी 25 से ज़्यादा पेटेंट फाइल कर चुकी है और 3 हमारे को अवार्ड हो चुके हैं। जो पहले से अवार्डेड थे उनके अलावा ये प्रोग्रेस हमारे पिछले 3-4 महीने की आ रही है। तो इसी तरह से हमारी रिसर्च जो है वो अच्छे जर्नल्स के अंदर पब्लिश हो। तो जितने भी हमारे इंडेक्स जर्नल्स हैं, चाहे तो SCI में हैं, स्कोपस में है, तो अभी हमने ये प्रावधान कर दिया है कि हमारे जो विद्यार्थी PhD सबमिट करेंगे, उससे पहले इस तरह के जो अच्छे जर्नल्स हैं उसके अंदर उनकी रिसर्च का पब्लिश होना एक कंपल्सरी कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया। इसी तरह से फैकल्टी में भी हमने कि प्रमोशंस के समय ये सब चीज़ देखी जाएगी कि आपका रिसर्च वर्क वो किस लेवल का है। तो अगर हमारा टीचिंग लर्निंग अच्छा होगा, हमारी रिसर्च यूनिवर्सिटी की अच्छी होगी, हमारे पेटेंट्स अच्छे होंगे, तो हम देखेंगे कि समय के साथ हमारा जो विजन है कि पूरे विश्व के अंदर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का एक बड़ा नाम हो, हमारी रैंकिंग ना केवल हमारा जो NIRF है, हमारी जो NAAC की ग्रेडिंग है उसके अंदर हमारा सुधार हो। तो हमारा प्रयास है कि इन सभी स्टेप्स के माध्यम से जो हमने ये प्रयास किए हैं, हमारा रैंकिंग भी पहले से बेहतर हो और अगले कुछ सालों के अंदर, 5-10 सालों के अंदर हम विश्व स्तर पर भी अपनी रैंकिंग एस्टेब्लिश कर पाए, ऐसा हमारा प्रयास है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में 10 साल, 15 साल और 25 साल तक इस यूनिवर्सिटी के नाम में, इसकी ख्याति के अंदर बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी और विश्व स्तर पर हम अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। डॉक्टर साहब, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसा क्या खास है जिसके बारे में आप विशेष तौर पे बताना चाहेंगे? कृष्ण जी,
हम आजकल राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में सुन रहे हैं, तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा में सबसे पहले लगाने जा रहा है। और न केवल हरियाणा में, पूरे देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो शायद हम उन चंद एक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं जो कि इसी एकेडमिक सेशन से इसको लगा रही हैं। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी खास चीज़ हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, परंतु मैं जो इसके जो मुख्य बिंदु हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। एक तो ये बहुविषयक है। बहुविषयक का अर्थ ये समझिए कि जो हमारे आर्ट्स के स्टूडेंट हैं वो साइंस के सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे और जो साइंस के स्टूडेंट हैं वो आर्ट्स के पढ़ पाएंगे। दूसरा क्या है कि इसके अंदर आप स्वेच्छा से कभी भी एग्ज़िट कर सकते हैं, कभी भी आप वापस आ सकते हैं। इसको हम बोलते हैं मल्टीपल एंट्री एग्ज़िट स्कीम। जैसे एक बीए का स्टूडेंट है, बीए फर्स्ट ईयर के बाद इसको छोड़ सकता है, बीए सेकंड ईयर के बाद छोड़ सकता है, बीए थर्ड ईयर के बाद छोड़ सकता है, और ये बीए फोर्थ ईयर का भी प्रोविज़न है उसमें। फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ेगा तो उसको एक सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, सेकंड ईयर के बाद डिप्लोमा का प्रावधान है, थर्ड ईयर के बाद उसको हम डिग्री दे देंगे, और फोर्थ ईयर अगर कंप्लीट करता है तो उसको बीए विद रिसर्च एंड ऑनर्स, इस तरह का प्रावधान है। और जो रिसर्च के साथ ग्रेजुएशन करेगा उसकी डायरेक्ट एंट्री आगे पीएचडी के अंदर भी हो सकती है, या अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएगा तो पोस्ट ग्रेजुएशन के वो सेकंड ईयर में जाएगा। तो मल्टीपल एंट्री एग्जिट ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है नई शिक्षा नीति के माध्यम से। और जब वो स्टूडेंट छोड़ के चला गया, फर्स्ट ईयर उसने किसी संस्थान से किया, सेकंड ईयर किसी दूसरे संस्थान से करेगा, तो जितने भी क्रेडिट्स उसने पास किए हैं वो क्रेडिट्स उसके एक बैंक के अंदर जमा हो जाएंगे। उसको हम बोलते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की सुविधा है, किसी भी समय वो उस एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में जो क्रेडिट्स जमा है उसका लाभ वो ले सकता है। इसके अलावा क्या है कि इसमें रोजगार परक शिक्षा प्रणाली है। जैसे मैंने आपको बीए का एग्जांपल दिया, तो बीए में अगर वो फर्स्ट ईयर के बाद एग्जिट कर रहा है तो एक इंटर्नशिप करेगा पहले वो फील्ड में जाकर किसी इंडस्ट्री में साथ मिलकर। सेकंड ईयर में छोड़ेगा तो सेकंड ईयर में इंटर्नशिप करेगा। अगर वो ये कहता है कि नहीं मैं तो 3 साल पढ़ने के बाद छोड़ूंगा, तो तीसरे साल छोड़ने से पहले उसको इंटर्नशिप करनी है, यानी कि फील्ड की ट्रेनिंग जरूरी है इसके अंदर। इसी तरह से हर एक स्टूडेंट को, चाहे वो किसी भी प्रोग्राम का हो, बीएससी का हो, बीए का हो, किसी दूसरे एकेडमिक प्रोग्राम का है, तो उसमें स्किल से रिलेटेड वो कोई ना कोई सब्जेक्ट्स, 2-3 सब्जेक्ट्स वो जरूर पढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा संस्कृत का विद्यार्थी है, पहले उसको कंप्यूटर के अंदर एजुकेशन नहीं दी जाती थी, अभी कम से कम एक कोर्स वो कंप्यूटर का भी इसके अंदर पढ़ेगा। इसी तरह से एक्टिविटी बेस्ड हम कुछ एक कोर्सेज रख रहे हैं कि जहाँ पर कम्युनिटी इंगेजमेंट भी होगी, कि बच्चा गांव के अंदर जाके काम करेगा और गांव के अंदर जो उसका काम किया हुआ है उसके बेसिस पे उसका इवैल्यूएशन होगा। इसी तरह से इसमें एथिक्स एंड मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर एक कोर्स उसके लिए स्पेशली, जो कि हर एक बच्चा पढ़ेगा उसको। सर, इस वक्त आपने ये हमें जानकारी प्रदान की, लेकिन साथ में ये भी देखा गया है कि हमारे देश में स्किल और एम्प्लॉयमेंट का मिसमैच देखा जा रहा है। इस खामी को दूर करने के लिए आपकी तरफ से क्या सुझाव हो सकते हैं? हाँ कृष्ण जी, आपने बहुत अच्छी बात करी। अगर हम अपने देश को कंपेयर करें जो हमारे दूसरे कंट्रीज़ हैं, तो हमारे यहाँ पे जो हमारे युवाओं के अंदर स्किल है 5% से भी कम है, और साउथ कोरिया से कंपेयर करें तो 90% से ज़्यादा वहाँ का यूथ जो है वो स्किल्ड है। तो हमारे यहाँ तो एक समस्या तो ये है कि स्किलिंग कम है, दूसरी ये भी है कि जो स्किलिंग है भी तो उन लोगों के पास जो स्किल्ड हैं उनके पास किसी तरह का सर्टिफिकेशन नहीं है। जैसे एक मैकेनिक के पास कोई आदमी काम सीख रहा है, वो स्किल्ड है, वो स्कूटर की सर्विस बहुत अच्छी तरह कर सकता है, वो बहुत अच्छा एक नए ढंग से कोई चीज़ डेवलप भी कर सकता है, बट उसके पास किसी तरह का सर्टिफिकेशन नहीं है। तो अभी इस नई शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत जो इस तरह के लोग हैं उनको भी स्किलिंग का सर्टिफिकेशन भी दे सकते हैं। और मैंने जैसे आपको बताया अभी कि जितने भी स्टूडेंट किसी भी एकेडमिक प्रोग्राम से निकलेंगे तो कम से कम 2 या 3 कोर्सेज वो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड और जनरल काइंड ऑफ स्किल्स वो सीख कर निकलेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी एम्प्लॉयमेंट थी उसके अंदर भी उनको एम्प्लॉयमेंट लेने में भी सुविधा रहेगी। और बाकी हमारा रोज़गार जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है या हमारा जो कुटीर उद्योग जिसको MSME सेक्टर बोलते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज के माध्यम से हमारा रोज़गार आता है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर हम अपने छात्रों को प्रॉपर स्किलिंग दे रहे हैं तो इस रोज़गार को बढ़ाने में एक बहुत अच्छी मदद कर पाएंगे, क्योंकि
स्वरोजगार के माध्यम से हमारा मैक्सिमम रोजगार आता है, तो स्वरोजगार के काबिल हम लोग उनको बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर न केवल हमारे विश्वविद्यालय में, सभी संस्थानों के अंदर पिछले कुछ वर्षों से बहुत अच्छा काम स्किलिंग के लिए हो रहा है, और जिसके रिजल्ट भी हमारे सामने हैं। अगर आप देखें तो आज आज़ादी का 75वां साल हम मना रहे हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमारे पास आज की डेट में 75,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं कंट्री के अंदर। सर, पिछले दिनों एक खबर अखबार की सुर्खियां बनी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के छात्र हो गए हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ जी, हमारे लिए बहुत ही गर्व और सम्मान की बात थी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी हमारे एक एकेडमिक प्रोग्राम के अंदर उन्होंने एडमिशन लिया, और ये प्रोग्राम हमारा था वो था एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम है जापानीज़ लैंग्वेज एंड कल्चर के ऊपर। तो जापानीज़ लैंग्वेज को हमारे मुख्यमंत्री जी प्रमोट इसलिए करना चाहते हैं कि जापान के अंदर हमारे युवाओं के लिए रोज़गार की अपार संभावनाएं हैं, और हम सब लोग जानते हैं कि जापान हमारा एक मित्र देश है। तो कहीं ना कहीं उनका ये मानना था कि ये मित्रता जो है ये कागज़ों से बाहर निकलकर हमारे जो है ना हार्ट टू हार्ट, हमारे जो दिल के संबंध जापान के साथ बने। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जापान के कल्चर और जापान की लैंग्वेज को सीखें। तो इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने न केवल हमारी यूनिवर्सिटी को प्रेरित किया कि हम जापानीज़ लैंग्वेज के अंदर इस प्रोग्राम की शुरुआत करें, परंतु उसके अंदर उन्होंने फर्स्ट स्टूडेंट बनकर उसमें एडमिशन भी लिया। और वो प्रोग्राम मैं बताना चाहूँगा कि अभी वो प्रोग्राम पूरा हो चुका है, और हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि कब हम अपने मुख्यमंत्री जी को अपनी कन्वोकेशन के अंदर वो सर्टिफिकेट भी दे पाएँ। सर, हमारे विश्वविद्यालय में ऐसा क्या खास है जो इसे अन्य शिक्षण संस्थाओं से अलग करता है? मुख्य रूप से अगर विशेषताओं की बात करूं तो हमारे पास एक धरोहर के नाम से संग्रहालय है। ऐसा बहुत कम देखने में आता है कि किसी विश्वविद्यालय के अंदर इस तरह का कोई म्यूज़ियम हो। और उस म्यूज़ियम की खास बात यह है कि जो हरियाणवी कल्चर है, हरियाणा की संस्कृति को उसके अंदर दिखाया गया है। और न केवल वो संस्कृति, एक गांव की ऐसी संस्कृति जिसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि किस तरह से हमारे विलेजेस, हमारे गांव किस तरह से सेल्फ सस्टेनेबल हुआ करते थे, आत्मनिर्भर हुआ करते थे। हम आत्मनिर्भरता की बात आज कर रहे हैं। तो आप देखेंगे, अगर आप उसको विज़िट करेंगे तो हमने एक जो बाहर वाला उसका एक एक्सटेंशन किया है हमने, उसके अंदर विभिन्न जो हमारे उसके अंदर झांकियों के माध्यम से या दूसरे हमारे जो दृश्य दिखाए गए हैं उनके माध्यम से पूरे गांव की संस्कृति को ये दिखाया गया कि किस किस तरह के प्रोफेशंस गांवों के अंदर हुआ करते थे जो कि आज के समय में लुप्त हो गए हैं। और उन प्रोफेशंस की वजह से गांव के अंदर बेरोज़गारी नाम की कोई चीज़ नहीं हुआ करती थी। तो वो देखकर जितने भी लोग आते हैं वो सब बहुत तारीफ़ करते हैं। इसी तरह से हमारी यूनिवर्सिटी ने कुछ एक अवार्ड्स इस्टेब्लिश किए हुए हैं जो कि साइंस को प्रमोट करने के लिए हैं। सो इन द फील्ड ऑफ साइंस हमारे पास ये अवार्ड्स हैं, जिसके अंदर हम इनको गोयल अवार्ड्स के नाम से जानते हैं। हमारे एक जो यूएस के अंदर NRI थे, कुरुक्षेत्र के आसपास रहने वाले थे, खुद वो साइंस में नहीं पढ़े लिखे थे, परंतु साइंस को प्रमोट करने की उनकी इच्छा थी। तो उन्होंने हमारे को उस समय लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा एक एंडोमेंट दिया और हमने अवार्ड स्थापित किए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी हमारे इस समय के या कुछ समय पहले के जितने भी हमारे टॉप साइंटिस्ट हुए हैं इंडिया में या जो इस समय हैं, किसी न किसी समय में उन्होंने राजीव गोयल अवार्ड और गोयल अवार्ड्स 2 कैटेगरी में हम देते हैं। एक यंग साइंटिस्ट को राजीव गोयल अवार्ड, और जो यंग साइंटिस्ट से ज़्यादा एज के हैं उनको हम गोयल अवार्ड्स के नाम से देते हैं, जिसके अंदर हम 2 लाख रुपए साइंटिस्ट को गोयल अवार्ड्स में और 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र हम यंग साइंटिस्ट को देते हैं। तो किसी ना किसी समय में ऐसे जितने भी महान वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस अवार्ड के लिए अप्लाई किया और उन्होंने ये सम्मान लिया हुआ है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से। तो आप जितने भी नाम ले पाएंगे, और ये अवार्ड भी मिला है उनको, और उसके बाद उनको इससे भी बहुत ज़्यादा जो विश्व स्तरीय अवार्ड हैं उनको वो भी मिले हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अवार्ड्स इतने प्रतिष्ठित हैं कि जो सबसे ज़्यादा महान वैज्ञानिक देश के हैं वो भी इसको लेने के लिए प्रयत्न रहते हैं उनकी तरफ से भी।
तो हमारे लिए बहुत गौरव और सम्मान की बात होती है। सर, आज वैश्वीकरण का दौर है और शिक्षा के इस परस्पर सहयोग को बढ़ाने के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि एकेडमिक्स के लिए हम लोग बाकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ अपना सहयोग बना कर रखते हैं, जिसमें हमारे नज़दीक जो विश्वविद्यालय हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी है, IIT दिल्ली है, तो इनके साथ हमारे म्यूचुअल एक्सचेंज प्रोग्राम रहते हैं। तो इस तरह की और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके साथ हम जो हमारे शैक्षणिक कार्यक्रम होते हैं उसके लिए परस्पर सहयोग होता है। हरियाणा की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उसके अंदर आपस में जितने भी हमारे रिसर्च प्रोग्राम्स हैं उनकी इवैल्यूएशन से लेकर और कहीं जॉइंट प्रोजेक्ट सबमिट करना, उसके अंदर भी सहयोग रहता है। इसी तरह से अभी चूँकि हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लगाने जा रहे हैं, तो उसमें स्किलिंग के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए हमारे को परस्पर सहयोग की जरूरत पड़ेगी। इंटर्नशिप करवानी है स्टूडेंट्स की, तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमने अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर लगभग 25 इंडस्ट्रीज़ के साथ MOUs किए हैं साइन। तो उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमारे पास सीमेंस जैसी इंडस्ट्री भी है, जहाँ पर उनके जो स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरीज़ हैं वहाँ पर हमारे बच्चे जाकर अपनी स्किलिंग कर पाएंगे, अप स्किलिंग और अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर पाएंगे वहाँ पर जाकर। NIT जैसे संस्थान भी हैं जहाँ पर शैक्षणिक के साथ साथ ट्रेनिंग भी रहेगी। और इंडस्ट्रीज़ जैसे परमाणु के अंदर हमारी इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर एक हमारी जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है और कार्डबोर्ड इंडस्ट्री है, एक हब है वहाँ पर। तो हमारे पास भी यहाँ पर प्रिंटिंग और मीडिया टेक्नोलॉजी है यहाँ पर। तो हमारे इस संस्थान के बच्चे वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग लें और ट्रेनिंग के बाद उन बच्चों की एब्जॉर्प्शन भी वहाँ पर उस इंडस्ट्री में हो जाती है। इसी तरह से हमारे जो MBA वाले स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, उनका हमारे पास आप जानते होंगे एक कंपनी सेक्रेटरीशिप रहती है। तो उनकी जो हमारी जो नेशनल लेवल की बॉडी है कंपनी सेक्रेटरीशिप में, उनके साथ हमने एक MOU किया है ताकि उन बच्चों के लिए हम स्किलिंग और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करवा पाएँ। तो इस तरह से लगभग 25 के करीब हमने अपने देश के अंदर ही ये परस्पर सहयोग के लिए MOUs हमने साइन किए हैं। इसी को हम विश्व स्तर पर भी जाकर काम कर रहे हैं। अभी एक हमारी हॉलैंड, नीदरलैंड की एक यूनिवर्सिटी है जिनके साथ हमारी बातचीत फाइनल हो चुकी है और कुछ दिनों के अंदर हम MOU साइन करने जा रहे हैं इसके अंदर। इसी तरह से ग्रेट ब्रिटेन की 3-4 यूनिवर्सिटी के साथ बिल्कुल एडवांस स्टेज पे हमारी बातचीत चल रही है। तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम 1 या 2 यूनिवर्सिटीज़ जो ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर भी हम लोग इस तरह के साइन MOUs कर पाएंगे। और इन MOUs के माध्यम से एक हमारे स्टूडेंट फैकल्टी का एक्सचेंज प्रोग्राम भी हो सकता है और एक ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम्स भी चलेंगे, जिसमें 2 साल तक बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है और 1 साल वो वहाँ जा सकता है, या सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम हो सकते हैं, फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम होंगे। तो इस तरह के प्रोग्राम्स आप देखेंगे आने वाले समय के अंदर बहुत तेज़ी के साथ कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ जो कि बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर ये अमल में लाए जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।